हेलो दोस्तों, आधार स्टडी में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रीट लेवल 2 जो डाउटफुल क्वेश्चन है उनके बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था वो रीट लेवल 1 को लेकर था। उसमें जो डाउटफुल क्वेश्चन थे उनके बारे में चर्चा की थी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप रीट लेवल 1 का वीडियो भी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में रीट लेवल 2 में जो डाउटफुल क्वेश्चन थे या जो क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना है, जिन क्वेश्चनों पर अलग अलग कोचिंग वाले अलग अलग आंसर बता रहे हैं, किताबों में अलग अलग गाइडों में अलग अलग दे रखा है, उन सब का समाधान आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। और दोस्तों, रीट 26 सितंबर को हुई थी। आप सबका पेपर बहुत बढ़िया हुआ होगा और इतने दिन बाद में ये वीडियो बना रहा हूँ, उसके पीछे कारण ये है कि मैं जो डाउटफुल क्वेश्चन मेरे पास जैसे जैसे आ रहे थे, मैं उनका प्रमाणिक खोज रहा था, प्रमाणिक स्रोत खोज रहा था कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि मैं भी देख रहा था अलग अलग कोचिंग वाले अलग अलग आंसर बता रहे हैं। तो आज के जो क्वेश्चन में लेके आया हूँ उनमें जो प्रमाण है वो भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। हो सकता है आपने जो आंसर मान रखा है या आपके किसी कोचिंग वाले ने या जो गाइड वगैरह है उनमें जो आंसर दे रखा है उससे मैच नहीं करें, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो आंसर मानेगा वो फाइनल रहेगा। बाकी जो प्रमाण मैं आपको दूंगा, या कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनके प्रमाण नहीं है, लेकिन एक किसी भी बुक को, ऑथेंटिक बुक को आप पूरे चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे तो उसमें से आप उसको निकाल सकते हो, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए दोस्तों, टाइम खराब नहीं करते हैं, पहले मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषता और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया जाता है, क्या कहलाता है। दोस्तों देखो, मैं जो आंसर बताऊंगा वो बिल्कुल अच्छे से अनुसंधान, अच्छे से रिसर्च करने के बाद मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको आंसर अपने हिसाब से मानना है तो आप मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो फाइनल आंसर की आएगी वो मान्य रहेगी। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है ऑप्शन बी, निदानात्मक परीक्षण। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा है विशेषता और कमी दोनों के बारे में पूछा है, तो निदानात्मक परीक्षण में दोनों को व्यक्त करने के लिए निदानात्मक परीक्षण बनाया जाता है। अब इसका आंसर उपचारात्मक शिक्षण क्यों नहीं है, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण में तो जो कमियां होती है केवल उनका उपचार किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण में अंक दिए जाते हैं, ग्रेड दी जाती है, जो भी बालक ने जो अचीव किया है उसके अंक निर्धारित किए जाते हैं। उसमें विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए नहीं होता, उसमें केवल अंक प्रदान किए जाते हैं। रचनात्मक परीक्षण इसका आंसर है नहीं। निदानात्मक परीक्षण में उसकी कमी और विशेषता दोनों को पता किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन जबरदस्ती इसको हाईलाइट कर रखा है। राइट आंसर है व्यावसायिक रुचियां, क्योंकि तार्किक चिंतन बुद्धि का घटक है, स्मृति भी है और अनुभव से सीखना, ये तीनों बुद्धि के घटक हैं। व्यावसायिक रुचि अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग रुचियां हो सकती है, इसमें ये बुद्धि का घटक नहीं है। आगे जो क्वेश्चन है ये ऐसा ही क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछा गया था, लेकिन लैंग्वेज उसकी थोड़ी अलग थी। उसमें जो लैंग्वेज थी उसमें ये पूछा गया था कि जो आरटी 2009 है उसमें प्रवेश प्राप्त बालकों को क्या सुविधा दी जाती है, तो उसमें राइट आंसर था कि 14 वर्ष के बाद भी उनको शिक्षा दी जाती है, लेकिन वो पूछ रहा था प्रवेश प्राप्त बालक। जैसे मान लो कोई बालक है, कक्षा 8 में पढ़ रहा है और उसकी उम्र 13 साल है और 8 में वो फेल हो गया, तो अगली साल 14 वर्ष का हो गया, और अगली साल फिर 8वीं क्लास में फेल हो गया तो उसकी उम्र 15 साल हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अब फ्री एजुकेशन नहीं मिलेगी। जब तक वो कक्षा 8 को पास नहीं करेगा तब तक उसको फ्री एजुकेशन मिलेगी, चाहे उसकी आयु 15 वर्ष से ऊपर हो जाए, 14 वर्ष से ऊपर हो जाए। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रवेश प्राप्त बालक के बारे में कुछ नहीं लिखा, इसमें सीधा सीधा लिख रखा है निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो बाकी ये जो ऑप्शन है, अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, एकेडमिक कैलेंडर का निर्धारित करना। आप आरटी 2009 उठाकर देखोगे
आप किसी भी किताब में देख लोगे आपको तीनों मिल जाएंगे, लेकिन ये नहीं मिलेगा। हाँ, ये आंसर तब सही होता जब यहाँ पे लिखा हुआ होता कि प्रवेश प्राप्त बालक के लिए, लेकिन ये प्रवेश प्राप्त बालक के लिए नहीं पूछ रहा। कोई बालक सीधा ही अगर 15 साल का हो गया तो उसको कक्षा 8वीं के बाद उसको फ्री एजुकेशन नहीं मिलेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। आसान क्वेश्चन है लेकिन जबरदस्ती इसको भी हाईलाइट कर रखा है। साहित्य सर्जन की प्रेरणा देना, ये रचना शिक्षण क्या होता है? सबसे पहले तो वो मैं बताता हूँ। रचना शिक्षण जैसे कोई भी बालक है वो किसी निबंध की रचना करता है, निबंध की रचना करने के लिए कहते हैं उसको, किसी कविता की रचना करता है, किसी कहानी की रचना करता है, किसी के बारे में जीवनी लिखता है उसकी रचना करता है। तो वो रचना शिक्षण है जिसमें कहानी, कविता, नाटक इन सब की रचना की जाती है। तो रचना शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, ये तो बिल्कुल रचना शिक्षण का उद्देश्य है। क्रमबद्धता बनाना, जैसे कोई कहानी लिख रहा है, कोई निबंध लिख रहा है तो उसमें एक क्रमबद्धता होनी चाहिए। व्याकरण सम्मत कार्य करना, अगर आप कहानी लिख रहे हो, निबंध लिख रहे हो तो उसमें व्याकरण बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन तो उद्देश्य हैं, लेकिन विविध भाषाओं का ज्ञान होना ये रचना शिक्षण का कोई उद्देश्य नहीं होता। अगर आप हिंदी में कोई भी गद्य लिख रहे हो, पद्य लिख रहे हो, कविता लिख रहे हो तो आपको जरूरी नहीं है कि इंग्लिश भी आए, उर्दू भी आए, पंजाबी आए। विविध भाषाओं का उसमें ज्ञान होना जरूरी नहीं है। अगर आपको हिंदी भाषा का ज्ञान है तो आप हिंदी में कोई भी रचना कर सकते हो। तो इसका आंसर है विविध भाषाओं का ज्ञान कराना, ये रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। बाकी ये तीनों रचना शिक्षण के उद्देश्य है। ये जो इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है उनके ये क्वेश्चन था, इसमें ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पूछा है और इसके जो राइट आंसर है वो बी और सी, ये दोनों राइट आंसर है। इन बेरी और बेरी इन दोनों का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो ये होता है। तो ये क्वेश्चन आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। तो अगर किसी का आंसर ये है, नहीं बैठ रहा है, तो वो इस पर ऑब्जेक्शन लगा सकता है। आगे जो राजस्थान जी के उसमें से क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? दोस्तों इसका प्रमाण भी मैं आपके पास लेकर आया हूं। गोपाल सिंह खरवा, ये राजस्थान बोर्ड की किताब है, कक्षा 6 या 7 की ये किताब है। उसमें गोपाल सिंह खरवा के बारे में लिखा हुआ है। गोपाल सिंह खरवा के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है कि गोपाल सिंह खरवा सलीमाबाद से पकड़े गए, तिहाड़ जेल में भेज दिए गए। पहले इनको टोडगढ़ जेल में नजरबंद किया गया था, उसके बाद तिहाड़ जेल भेज दिए गए थे। और क्वेश्चन में पूछ रहा है किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा गोपाल सिंह खरवा, क्योंकि ये बोर्ड की किताब, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में ऐसे कैसे दे रखा है। अब पता नहीं क्यों इसको कोई कुछ आंसर बता रहा है, कोई कुछ आंसर बता रहा है। आगे बात करते हैं, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल नहीं थे। ये जो क्वेश्चन है ये डिलीट होगा, पूरे चांस है ये क्वेश्चन डिलीट होने के, क्योंकि कोई भी ऑप्शन इसका जो है वो मैच नहीं करता है। इसका भी प्रमाण मैं आपके पास लेकर आया हूँ। इसमें ये जो बोर्ड की किताब की फोटो है, इसमें लिखा हुआ है कि हरावल सेना में सबसे आगे वाला भाग, इसमें हरावल सेना का विवरण दे रखा है और क्वेश्चन में पूछ रहा है चंदावल दस्ते में शामिल थे। और ये जो मेरे पास प्रूफ है, इसमें हरावल दस्ते में जो शामिल थे उनके नाम है। तो इसमें देखो, सबसे पहले पुरोहित गोपीनाथ है, चारण जैसा है, जयमल मेड़तिया है। अब अपन क्वेश्चन पर आते हैं, उसमें पुरोहित गोपीनाथ भी है, चारण जैसा भी है और जयमल मेहता भी है। ये ऑप्शन है और इसमें चंदावल दस्ते में शामिल थे ये पूछ रहा है, जबकि ये तीनों व्यक्तियों के नाम थे, ये तीनों हरावल दस्ते में शामिल थे और ये पूछ रहा है चंदावल दस्ते में शामिल थे। तो जिस ऑप्शन में 1, 3 और 4 नहीं है वो राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन 1 इसमें भी है और इसमें 3 है और इसमें 5 है और इसमें 1 और 5 दोनों है। तो ये ऑप्शन कहीं भी मैच नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। आगे बात करते हैं, खाद्य श्रृंखला में चूहा किस श्रेणी में आता है? ये चूहा काफी फेमस हो चुका है, सबने स्किनर का चूहा पढ़ा है, खाद्य श्रृंखला का चूहा नहीं पढ़ा है, ऐसा कुछ ही नहीं है। ये प्राथमिक उपभोक्ता है,
कि आप कोई भी किताब उठाकर देख लो, चाहे एनसीईआरटी देख लो, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड देख लो, उसमें जो खाद्य श्रृंखला का जाल दिया हुआ है उसमें जो चूहा है वो प्राथमिक उपभोक्ता माना गया है। तो इसमें किसी को भी डाउट करने की जरूरत नहीं है, प्राथमिक उपभोक्ता इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसको लगभग हर कोचिंग वाला भाववाचक संज्ञा आंसर बता रहा है। अगर ये प्रश्न केवल साहस के बारे में होता, ये वाक्य न देकर केवल साहस पूछता कि साहस क्या है, तो वो भाववाचक संज्ञा अपन मान सकते थे। लेकिन इसमें पूरा का पूरा एक वाक्य देकर पूछा है कि साहस किस व्याकरणिक कोटि का है। अब इसमें डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, तो इसमें अब ये जो साहस है ये इसका क्या हो गया, गुण हो गया। इसका प्रमाण भी मेरे पास है, ये बोर्ड की किताब है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है यही क्वेश्चन, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में साहस शब्द डॉक्टर चंद्रा की विशेषता बता रहा है, यह गुणवाचक विशेषण है। साफ साफ दे रखा है गुणवाचक विशेषण है। और कोचिंग वाले इसका आंसर भाववाचक संज्ञा बता रहे हैं, ऑप्शन में गुणवाचक विशेषण भी है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन गुणवाचक विशेषण होना चाहिए। हाँ, अगर ये वाक्य में प्रयोग होकर नहीं होता तब इसका आंसर भाववाचक संज्ञा होता, लेकिन चूंकि ये साहस अब इनका डॉक्टर चंद्रा है इनका गुण हो गया, इस वजह से गुणवाचक विशेषण है। दोस्तों बड़ी से बड़ी कोचिंग वाला भी इसका भाववाचक संज्ञा आंसर बता रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से गुणवाचक विशेषण होना चाहिए। यही क्वेश्चन रीट लेवल फर्स्ट में हिंदी में ये क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें पूछा गया है डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, इसमें कौन सा विशेषण है, ये पूछा है कौन सा विशेषण है। बाकी ऑप्शन है और गुणवाचक विशेषण उसमें भी ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर गुणवाचक विशेषण ही होगा। बाकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या मान सकती है, अगर ऑब्जेक्शन लगाया जाए तो हो सकता है इसको दोनों आंसर भी राइट मान सकती है, भाववाचक संज्ञा और गुणवाचक विशेषण दोनों भी राइट मान सकती है। यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पे डिपेंड करता है इसका राइट आंसर क्या होगा। बाकी अपने पास ये प्रमाण है तो आप इसको प्रस्तुत कर सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जिनके बारे में अपन ने चर्चा की है। अगर आपके पास इन क्वेश्चन के अलावा भी कोई और क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं जहाँ तक पॉसिबल होगा उसका आंसर देने की प्रयास करूंगा। दोस्तों साइंस मैथ के जो क्वेश्चन है, अगर कोई साइंस मैथ का स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख रहा है तो अगर उनके भी डाउटफुल क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनका आंसर देने की कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मैंने देखो आपके सामने प्रमाण प्रस्तुत किया है, मैं गलत चीज नहीं बताना चाहता, जो बिल्कुल सही है वो जो प्रमाण है वही मैं आपको बताना चाहता हूं। तो आप जो आंसर मैं बता रहा हूं उनको आप सही मान सकते हो, बाकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। अगर आपका डिस्कशन कहीं हो रहा है, आप किसी आंसर को किसको सही बता रहे हो, कोई आपका दोस्त किसको सही बता रहा है, तो आप उन सब तक ये वीडियो पहुंचाओ ताकि सबका डाउट क्लियर हो सके। और जो अगर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है तो ऑब्जेक्शन लगाएं। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों जाने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम है और फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम है उसकी जल्द ही विज्ञप्ति जारी होने वाली है। तो हमारे इस चैनल पर आपको सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों के जो शिक्षण विधियां हैं और जो शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा मनोविज्ञान है, उनके वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर आप इन फ्यूचर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हो, आप करोगे ही, अगर आपका रीट में सिलेक्शन हो रहा है तो भी आप सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कीजिए, क्योंकि ये थर्ड ग्रेड है वो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड है, तो आप ऊपर बढ़ना तो हर व्यक्ति की इच्छा होती है। तो अगर आप सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसे ही वीडियो में वहां पर भी बताऊंगा जो गाइडों में किताबों में अलग अलग है, मैं उनका प्रमाणिक जवाब दूंगा। और पूरा जो साइकोलॉजी का सिलेबस है और जो शिक्षण विधियां हैं वो भी वहां पर कंप्लीट पढ़ाई जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।